भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष क्या हमारी भूमि पर ही लड़ा गया था या यह लड़ाई विदेशों में भी लड़ी गई थी? आखिर विदेशों में इस लड़ाई को लड़ कौन रहा था? क्या केवल भारतीय मूल के लोग लड़ रहे थे या कुछ विदेशी ऐसे थे जो लड़ाई लड़ रहे थे? ऐसे समय में जब समुद्र के रास्ते किसी दूसरी धरती पर जाना जाति बहिष्कृत होने की सजा तक निर्धारित था, तब ऐसे लोग जो हर तरह से सक्षम थे, जो चाहे पढ़ाई करने के लिए गए थे या व्यवसाय करने के लिए गए थे या कोई बड़े अधिकारी के रूप में गए थे, बड़े प्रोफेशन का हिस्सा बनकर गए थे, उन लोगों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की क्या आवश्यकता थी और उन्होंने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मदद दी। ऐसे समय में जब साहित्य तक स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा मना रहा है, तब आपको यह जानना और भी ज़रूरी है कि विदेशी भूमि पर जिन भारतीयों ने या प्रवासी भारतीयों ने या दूसरे लोगों ने हमारे संघर्ष को प्रज्वलित किया, पुष्पित किया, उसे शक्ति दी, वे कौन से लोग थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान। संकल्पना एवं संपादन डॉक्टर कृष्ण कुमार का है। डॉक्टर कृष्ण कुमार का जन्म 14 फरवरी 1940 को बहराइच उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने IIT मद्रास से बीटेक किया है और पोर्ट स्मिथ विश्वविद्यालय से MSc, सर्रे विश्वविद्यालय से PhD की है। कई संगठनों की स्थापना की है। लगभग 50 से किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 33 पुस्तकें प्रकाशित हैं और कुछ पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। 10 कविता संग्रह, 4 कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, अनुवाद, 13 संपादन की पुस्तकें और ढेर सारे पुरस्कार पा चुके हैं। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी को यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि दरअसल स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या था। इसी उद्देश्य से उन्होंने इन लेखों का संकलन किया। जिन रचनाकारों ने जिन नायकों के बारे में लिखा है, मैं पहले उसकी चर्चा कर दूं। महेंद्र किशोर वर्मा ने भारतीय एवं आयरिश सेनानियों को याद किया है और उन संगठनों को याद किया है जिनके साझा योगदान से स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में मदद मिली विदेशी भूमि पर। वंदना मुकेश ने मैडम भीकाजी कामा पर लिखा है। शैल अग्रवाल ने राष्ट्रपिता गांधी पर लिखा है। शशि प्रभा माथुर ने सरदार अजीत सिंह पर लिखा है। कृष्ण कुमार ने लाला हरदयाल माथुर और स्वामी भवानी दयाल सन्यासी पर लिखा है। प्रमोद कुमार मिश्रा ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर लिखा है। वंदना खुराना ने श्री विद्या प्रकाश हंसरानी पर लिखा है। गीता गुप्ता ने भाई परमानंद पर लिखा है। रश्मि खुराना ने शहीद मदन लाल ढींगरा पर लिखा है। राखी बंसल ने श्याम जी कृष्ण वर्मा पर लिखा है। स्वर्ण तलवार का लेख फ्रेडा बेदी पर है और नीरा त्यागी ने दादा भाई नवरोजी पर लिखा है। ये कुल 13 आलेख हैं। ये 13 आलेख भारत के विभिन्न प्रांतों के अलावा उन विदेशी मूल के लोगों को या भारतीय मूल के उन लोगों की बात करते हैं जो निश्चित रूप से अपने जीवन से संतुष्ट थे, हर तरह से संपन्न थे, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा। ये जो भारतीय आयरिश आंदोलनकारी हैं, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि एक लड़ाई आयरलैंड में भी लड़ी गई थी और वह 19वीं शताब्दी में लड़ी गई थी। 19वीं शताब्दी में जब वायसराय कर्जन था और वो यहाँ पर शासन कर रहे थे और कर्जन का एक उद्देश्य भी था, उनकी सोच क्या थी, आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने लिखा था कि जब तक हम भारत पर शासन करते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं और अगर हम भारत को खो देते हैं तो हम सीधे तीसरे दर्जे की शक्ति में गिर जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आज ब्रिटेन की हालत क्या है। भले ही वह दुनिया के विकसित देशों में गिना जा रहा हो, लेकिन आज उसका साम्राज्य नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद एक तरह से खत्म हो गया था। आयरलैंड को भारत की तरह
बल द्वारा नहीं जीत सकते थे, लेकिन अनुनय विनय द्वारा मनाकर रखने की बात उनकी थी। लेकिन आयरलैंड को ये पता था कि दरअसल भारत से लूटी गई संपत्ति से ब्रिटेन मजबूत हो रहा है। इसीलिए भारतीय और आयरिश आंदोलनकारियों ने एक साझेदारी की थी जिसका उल्लेख बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें जो नेतृत्व करता थे उनमें एमन डी वलेरा, विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल, मॉड गॉन मैकब्राइड, बीके कृष्ण मेनन और इंडिया लीग, हिंदुस्तानी मजदूर सभा, जिनका हम उल्लेख नहीं करते हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में ये लड़ाई कैसे लड़ी गई, कैम्ब्रिज मजलिस की क्या भूमिका थी, ऑक्सफोर्ड मजलिस की क्या भूमिका थी, इंडिया हाउस का क्या योगदान था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में लोग नाम उनका सुने हैं, लेकिन इंडिया हाउस ने किस तरह से सावरकर से लेकर भीकाजी कामा से लेकर लाला हरदयाल तक सारे लोग सक्रिय थे। स्कॉट्स की क्या भूमिका थी भारत की आज़ादी में, ये सब इस अध्याय में लिखा हुआ है। दरअसल शुरुआत 19वीं शताब्दी में 1900 की शुरुआत में ही विदेशी भूमि पर हो गई थी। इसी तरह से मैडम भीकाजी कामा की अगर बात करें तो दिल्ली के लोगों के लिए भीकाजी कामा प्लेस तो है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैडम भीकाजी कामा कौन थी। 24 सितंबर 1861 को मुंबई के अत्यंत संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी शादी जब हुई तो यह आश्चर्य की बात थी कि उनके पति अंग्रेज सरकार के समर्थक थे, अंग्रेजी सत्ता के समर्थक थे, जबकि रुस्तम जी कामा जो थे, जबकि भीकाजी कामा की रुझान भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रति थी, भारतीय संस्कृति के प्रति थी। एक ही छत के नीचे रहकर पति पत्नी दोनों अलग अलग उद्देश्यों में लगे थे, यहाँ तक कि उनके जीवन में एक तनाव भी हुआ और एक अलगाव की भी बात रही, लेकिन उनकी विचारधारा पर कोई अंतर नहीं आया। 1896 में मुंबई में जब प्लेग फैला तब भी ये लगातार लगी रही और उनकी चिकित्सकीय दृष्टि, उनकी सेवा करने की भावना अंग्रेज़ों को इतना नागवार गुजरी कि जब वे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 1902 में लंदन के लिए रवाना हुई तो उन्हें भारत भूमि पर अंग्रेज़ों ने आने की इजाज़त बार बार नहीं दी। वे जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड गई, अलग अलग जगहों पे गई, इंडियन होम रूल सोसाइटी के साथ जुड़ी। हर प्रवास में, हर देश के प्रवास में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए वहाँ जो लोग, जो स्वतंत्रता सेनानी विदेश की धरती पर गुट बना रहे थे, जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ गठबंधन था और जिनका ये मानना था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम अंग्रेजी सत्ता के दुर्व्यवहार को, उनके शोषण को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और यहाँ से क्रांति की लौ जला सकते हैं, उन सब से उनका जुड़ाव रहा है। यहाँ तक कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में भी कई लेख उन्होंने लिखा और भीकाजी कामा लगातार इस बात के लिए लड़ती रही। यहाँ तक कि फ्रांस के तट पर जब भारतीय सेना उतरी थी ब्रिटिश भारत की तो उन्होंने यह कहा था कि भारत माता के सपूतों, मेरे वीर पुत्रों, तुम इस युद्ध में अपने प्राण उन अंग्रेज़ों के लिए न्यौछावर करने जा रहे हो जिन्होंने तुम्हारी भारत माता को बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है। तुम्हारे इस कदम से भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी। आप समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने भारतीय सैनिकों को एक तरह से विद्रोह के लिए ललकारा था। इस तरह के उत्तेजनापूर्ण भाषणों के चलते उन पर प्रतिबंध लगातार बढ़ते गए और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उनकी अपनी भूमिका होने के बावजूद अंततः उन्हें वापस नहीं जा। किस तरह से भीकाजी कामा का उद्देश्य क्या था, किस तरह की बहादुर स्त्री थी, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार मिस्र में वो गई और वहाँ व्याख्यान दे रही थी और वहाँ उन्होंने देखा कि सामने जो है स्त्रियाँ नहीं हैं, केवल पुरुष बैठे हैं। 1910 की ये बात है। तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मिस्र की आधी आबादी ही देख रही हूँ, क्या मैं मिस्र के बेटों से पूछ सकती हूँ कि मिस्र की बेटियाँ, आपकी माताएँ और बहनें कहाँ हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी क्या स्थिति उस दौरान थी। भीकाजी कामा को 33 वर्ष बाद जब उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, अंतिम दिनों में उन्होंने भारत आने की इच्छा जाहिर की।
बार बार उनको लौटने की इजाज़त नहीं मिलती थी। 33 साल बाद उन्हें भारत की भूमि पर जब उनकी उम्र 74 वर्ष थी तब उनको आने की इजाज़त दी गई, जहाँ 13 अगस्त 1936 को वो सदा सदा के लिए भारत माता की गोद में समा गई। हालांकि भीकाजी कामा ने देश की आज़ादी को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उनके बलिदान को राष्ट्र ने याद रखा है और कई शहरों में उनके नाम पर न केवल महलों का नाम रखा गया है बल्कि सड़कों का भी नाम रखा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के इस योगदान को मैं नमन करता हूं और मैं समझता हूं कि आपके लिए यह पुस्तक उपयोगी होगी। अनामिका प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 799 रुपये है। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता की यह जो भावना, जो लौ और लय दोनों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जगाए रखी थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वह आपके मन में भी जागृत रहे। भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्य रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपने को जागरूक करते रहें। धन्यवाद।